हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, लोअर पीसीएस जो कि यूपी ट्रिपल एससी कराने जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है 23 अगस्त है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट का। फुल प्रैक्टिस सेट होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो 100 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे एक साथ। ठीक है, टोटल 17 सेट हैं, तो रोज़ एक सेट हम देखने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से लेंगे। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं पहले कि क्या क्या प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे। देखिए इस तरीके से सिलेबस में कुछ दिया गया है पैटर्न। इतिहास से क्वेश्चन आएगा 5, संविधान से क्वेश्चन आएगा 5, भूगोल से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उनसे 5 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 10 क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन, डीआई से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर और यूपी 15 और 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे जो कि आपका है जीके जीएस करंट अफेयर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है इनमें से। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो चित्रकला के लिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, वहाँ से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर जो है ये स्थित है। और इस पहाड़ी पर ऊंची चट्टानों की एक श्रृंखला खड़ी हुई है। यहाँ करीब 700 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी? 700 गुफाएं हैं, जिसमें शैल चित्र बना हुआ है। ठीक है, शैल चित्र मतलब पत्थरों पर चित्र जो बनाया गया उसको कहा गया शैल चित्र। तो शैल चित्र यहाँ पे जो है बना हुआ है, बसा हुआ है। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं संसार में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं। भीमबेटका की खोज किसने किया? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर। उनका नाम क्या है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, वाकड़कर ये इनका नाम है, जिन्होंने ये खोजा भीमबेटका को। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बना हुआ चित्र है वो लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? दक्षिण भारत की कौन सी नृत्य परंपरा का पहली बार विकास विजयनगर के काल में हुआ था, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर सही है बी ऑप्शन, यक्षगान। यक्षगान जो था ये विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। विजयनगर काल में मनोरंजन के विभिन्न साधन विद्यमान थे। नाटक और यक्षगान इस काल में बहुत लोकप्रिय थे। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। इसमें विजयनगर नरेशों की उपस्थिति अनिवार्य थी। ठीक है, इसके अलावा मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और ये आज भी जो है यक्षगान क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का है। ठीक है, केरल का। इसके अलावा भरतनाट्यम जो दिया गया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? तो केरल। भरत जो है ये सबसे प्राचीन है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें सबसे प्राचीन नृत्य है। तमिलनाडु का ये जो है क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है, दो हैं, ये भी याद रखिएगा। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी ध्यान में दीजिएगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनमें से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? मराठा तथा केसरी, युगांतर या युगवार्ता, क्रांति तथा युग क्रांति, और हितकारी तथा युग धर्म। इनमें से कौन सा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया प्रकाशन? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए पार्ट, मराठा और केसरी। ये दोनों जो समाचार पत्र हैं ये बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का जो प्रकाशन किया, मराठा पत्रिका है, जिसका प्रकाशन या जिसका संपादन इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया। और केसरी जो है, केसरी को मराठी भाषा में किया था। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है
कि मराठा को किस भाषा में प्रकाशन किया गया और केसरी का किस भाषा में प्रकाशन किया गया। ठीक है, प्रारंभ में केसरी के संपादन का कार्य जो था वो आगरकर एवं मराठा का संपादन केलकर ने किया था। इसके बाद बाल गंधर्व पूर्ण रूप से किया गया, तो ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। महात्मा गांधी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल बाल पाल से मशहूर इनमें लाला लाजपत राय, जो कि इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई वो कब हुई, तो 17 नवंबर 1928 को हुआ था। ये साइमन कमीशन का उस समय विरोध कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध कर रहे थे, उसी में लाठीचार्ज हुआ और इनको जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी जो है क्षति पहुंचाई थी और इस तरीके से शहीद हो गए थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, लाहौर में हुआ था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर बी ऑप्शन है। चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। माउंटबेटन जो था इसने भारत का सत्ता हस्तांतरण जो किया 15 अगस्त 1947 को, इस क्यों चुना, क्योंकि इस दिन की अगर बात करेंगे तो इस दिन पर क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर दूसरी वर्षगांठ थी, तो इसीलिए ये दिन चुना गया था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था इनमें से। प्रारूप समिति के सदस्य की अगर बात करेंगे तो देखिए, प्रारूप समिति जो थे अगर हम बात करें इसमें से, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला दिए गए हैं, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, BL मित्रा हैं। इनमें से अगर हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य में नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो 29 अगस्त 1947 को किया था। अब इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्र और DP खेतान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है, किससे रिलेटेड है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये भारत के संविधान में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित अनुसूची है, तो पंचायती राज से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इसमें कितने विषय हैं पंचायती राज से, तो 29 विषय हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1993 में, और इसी में पंचायती राज को जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज 11वीं अनुसूची के विषय 29 विषय के साथ ऐड किया गया। ठीक है, 243 अनुच्छेद में बातें इसके रखी गई हैं पंचायती राज से संबंधित, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जो दिया गया है निर्वाचन, अगर हम निर्वाचन की बात करें तो कौन से भाग में है संविधान के, तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन से रिलेटेड इसमें चीज़ें दी गई हैं। भाषाएं जो दिया गया है अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से भाग में है, तो ये भाग 17 में बातें कही गई हैं। किस अनुच्छेद से लेकर, तो 343 से लेकर 351 तक, ये भाग 17 में बातें कही गई हैं। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो किया गया, ये अधिनियम लाया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। स्वर्ण त्रिभुज कौन सा अनुच्छेद है जिसको स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुच्छेद 12, 11, 13 या 16, 17, 18 या फिर 14, 19 और 21 या फिर 18, 19 और 20। यहाँ पे अगर हम स्वर्ण त्रिभुज की बात करेंगे तो स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें देखेंगे तो 14 में क्या है, 14 में अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 21 में बात करेंगे तो प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। तो इसीलिए इसमें इनको भारत का स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, क्योंकि इन अधिकारों को एक नागरिक के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये तीनों अधिकार व्यक्तियों को उनके अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून न केवल अनुच्छेद 21 बल्कि अनुच्छेद 14 और 19 की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे इसका आंसर बताना है। क्या होता है दिया गया है इसमें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना होता है क्या? बी ऑप्शन है सरकार की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना, या फिर प्रधानमंत्री को सुझाव देना, या फिर आदेश पारित करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर की अगर बात करें तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। जो लोक लेखा समिति होती है इसका काम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जिसको कहा जाता है, इसके वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, ये होता है लोक लेखा समिति का काम, जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कैग जो है राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ था। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न में मिलान करना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे बताना है। दिया गया है यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल राज्यों को जारी किया जाता है क्या? यह सही सुमेलित है या नहीं है। दूसरा है परमादेश जो याचिका है ये केवल लोक सेवक को जारी किया जाता है। तीसरा है अधिकार परीक्षा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें सही, तो इसमें से सही यही बी ऑप्शन है, जो परमादेश याचिका होती है क्या है, लोक सेवक को जारी किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही लगा हुआ है। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, राज्य की संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया था, तो ये गलत लगा हुआ था। अधिकार परीक्षा याचिका जो है ये क्या है, सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को जारी किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, इस तरीके नहीं होता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम डी पार्ट की बात करें, प्रतिषेध याचिका, तो ये क्या होता है, निजी व्यक्ति को जारी किया जाता नहीं, ये प्रतिषेध याचिका जो होता है ये न्याय और अर्ध न्यायिक संस्था को जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फिजी द्वीप जिस महाद्वीप में स्थित है वो कौन सा है इसमें से? फिजी द्वीप जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर के लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब ये जो है फिजी में लगभग 330 द्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा। फिजी में कितने द्वीप हैं? 330 द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 1/3 बसे हुए हैं। इसके 2 प्रमुख द्वीप विटिलेउ और वनुवालेउ है। ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में 1 सदी के बाद ये 1970 में जाके स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। तो वर्तमान में फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों को अपने वन खनिज जलीय स्रोतों के कारण ये सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? इनमें से अगला प्रश्न, अरावली और विंध्य श्रेणी। अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित पठार जो है उसका नाम है मालवा का पठार। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। यह जो किससे निर्मित है? तो ये लावा से, निकले हुए लावा से निर्मित है, जो कि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। यह पठार जो है कहाँ से? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। इसे ही भारत का रूट प्रदेश के नाम से जानते हैं। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो है दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। यह पठार मुख्यतः तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में स्थित है, ठीक है। और बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्षेत्र के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध संस्थान का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा शोध संस्थान है उसका नाम है भारती।
आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अंटार्कटिका में जो मैत्री है वो क्या है, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। तो ये भी याद रखिएगा, मैत्री से लगभग जो है इसका निर्माण कब हुआ, 1989 में। निर्माण कब हुआ था, 1989 में। एक इसी में है जो दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री है जो पहला 1984 में इसका जो है निर्माण हुआ था। तो तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सभी को पता है, केंचुआ जो होता है ये भूमि का कृषक कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ क्या है, अपने आहार के रूप में कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी का उपयोग करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है मिट्टी को शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मिट्टी को बाहर निकाल देता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। किसानों का मित्र भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है, इसे ही किसानों का मित्र भी कहते हैं, किसानों का मित्र भी कहते हैं। चलिए, जिस देश की राजधानी हेलेंसिकी है वो क्या है? तो जिस देश की राजधानी हेलेंसिकी है, किस देश की राजधानी हेलेंसिकी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें फिनलैंड दिया गया है, तो फिनलैंड क्या है, फिनलैंड की राजधानी का नाम है हेलेंसिकी, ठीक है। फिनलैंड का क्या नाम है, फिनलैंड जो है किसकी राजधानी है, हेलेंसिकी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। इसे नील नगर या ब्लू सिटी भी कहते हैं फिनलैंड को। डेनमार्क जो दिया गया, डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। स्वीडन जो दिया गया, स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, क्या नाम है, स्टॉकहोम, ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो, ओस्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में किस लिए होता है? नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में अगर हम देखें तो वो तकनीक होती है, क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें पदार्थों को नैनोमीटर आकार में बदलकर प्रयोग किया जाता है, उससे उसके गुणों को और बेहतर बनाया जा सके, तो इसको कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर हम देखें तो नैनो उर्वरक में इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक में भी इस्तेमाल करते हैं, फसल सुरक्षा में भी। तो आल सभी मतलब उपयुक्त तो सभी में इस्तेमाल करते हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग के कारण जीवाणु का नाम क्या है? इसका जो कारक है जीवाणु है उसका नाम क्या है टीबी का? टीबी का क्षय रोग जो होता है तो उसके कारक जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है, जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। टीबी से ग्रसित व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा, श्वसन अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में सबसे अधिक क्या प्रयोग होता है? तो जैव प्रौद्योगिकी में वेक्टर के रूप में सबसे अधिक ये इसमें से अगर देखा जाए तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जो है विक्रम साराभाई को जाता है। VS साराभाई यानी विक्रम साराभाई, बी साराभाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नैनो प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन 20 यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, अभी इसका परिभाषा बताया कि वह तकनीक जिसमें पदार्थों को नैनोमीटर आकार में बदलकर प्रयोग किया जाता है और जिससे उसके गुणों को और बेहतर बनाया जा सके, नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे पहला कथन जो इसके बारे में दिया गया कि यह परमाणु दर परमाणु पदार्थ और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। दूसरा है कि भौतिक गुणधर्म में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। तीसरा, रासायनिक गुणधर्म में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है। अब इसमें बताना है कि क्या सही है, इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो तीनों इसके बारे में सही है, तीनों कथन, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है। किसी भी पदार्थ को अगर परमाणविक पैमाना पर ले जाते हैं तो नैनो स्केल पर ले जाते हैं और नियंत्रित ढंग से जोड़ तोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार नए रूप में परिवर्तित कर लेने को ही विद्या का नाम नैनो टेक्नोलॉजी है। अर्थात यह परमाणु दर परमाणु पदार्थ और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। लगभग 40 साल पहले रिचर्ड फेमेन ने इस अवधारणा का सुझाव दिया था और 1974 में नोरियो तानीगुची ने इसका नामकरण किया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे
भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर के संबंध में विचार करना है, आर्थिक गतिविधि और सेक्टर दिया गया है। जैसे कि कृषि उत्पाद का भंडारण जो है ये किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, ठीक है, इस तरीके से बताना यहाँ पे। तो जो कृषि उत्पाद है ये किस में आता है, तो तृतीयक सेक्टर में आता है, ठीक है, तृतीयक में आता है। तो यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सही युग्म है, तो यहाँ पे द्वितीयक लिखा जो कि गलत हो जाएगा, ये तृतीयक के अंतर्गत आता है। इसके बाद डेयरी फार्म, डेयरी फार्म क्या प्राथमिक में आता है, तो बिल्कुल डेयरी फार्म प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है, प्राइमरी संदर्भ में है। इसके बाद खनिज की खोज को, तो खनिज की खोज की बात करेंगे तो ये प्राथमिक में आ जाएगा, प्राथमिक में आता है खनिज खोज करना, खनिज खोज करना प्राथमिक में आएगा, तृतीयक में नहीं आएगा। कपड़ा बुनाई की बात करेंगे तो द्वितीयक में आएगा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है, केवल 2 सही, मतलब 2 4 सही के, इसका मतलब केवल 2 सही है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होगा, यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर। अब खाद्य प्रबंधन जो अधिनियम है 1964, ठीक है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना किया गया। एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया, किसानों के हित की रक्षा के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए बिल्कुल खाद्य प्रबंधन करता है, खाद्यान्नों की खरीद करता है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करता है, लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात का काम जो है इसका नहीं है, तो बेचना इसका काम नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को जिसको कहा जाता है, यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को का स्थापना कब हुई। टेल्को की स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में किया गया था, ठीक है। टेल्को का प्रारंभिक उत्पाद जो था वो था बॉयलर का काम करता था, बॉयलर बना रहा था, ठीक है। तो टेल्को लोकोमोटिव का मुख्य निर्यातक देश जो था वो ब्रिटेन था। टेल्को कंपनी का 2003 में नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि यदि लोग मुद्रा को हाथ में अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि लोग मुद्रा को हाथ में अधिक रखें और जमा कम करें तो मुद्रा यानी मनी मल्टीप्लायर जो है इसका प्रभाव कम हो जाएगा। मुद्रा गुणक यानी कि मल्टीप्लायर क्या प्रभाव क्या है, ये आंशिक आरक्षित बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है, जहां बैंक अपनी जमा राशि का हिस्सा आरक्षित रखकर शेष राशि उधार देते हैं। बैंक में मुद्रा यानी करेंसी जमा न करने की स्थिति में बैंकों के पास उधार देने के लिए राशि पर्याप्त नहीं रह सकेगी, जिससे मुद्रा गुणक जो है क्रियाशील नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर जो है क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय पीढ़ी में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय पीढ़ी में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं, इसका भाग नहीं है। तो आर्थिक सुधारों का जो प्रथम चरण आया वो 1991 से 2000 तक था, ठीक है, 2001 तक था, ये प्रथम चरण था आर्थिक सुधार का। और जब द्वितीय चरण शुरुआत हुआ तो 2002 से शुरुआत हुआ, 2002 से अब तक द्वितीय चरण है। इस द्वितीय चरण में निम्न क्षेत्र चिन्हित किए गए, जैसे तेल क्षेत्र में सुधार करना, ठीक है, तेल क्षेत्र में सुधार करने के लिए द्वितीय चरण में जो है इसका चिन्हित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करना, ये भी चिन्हित किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार करना, ठीक है। न्यायिक प्रणाली में सुधार सीधे तौर पर आर्थिक सुधारों की श्रेणी में नहीं आता। तो यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा इसका भाग नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका भाग नहीं होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, इसका भाग नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति से कितनी संसाधन और सेवाओं की मांग करती है। तो यहाँ पे आंसर इसका राइट बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें बताना है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा क्रम जो है सही है। घटती उत्पादकता के क्रम में, पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में यहाँ पे अगर हम देखें
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें तो पारतंत्र में उत्पादकता तो मैंग्रोव वन की होगी, ठीक है, मैंग्रोव की होगी। इसके बाद इससे कम घास स्थल, फिर इससे कम झील, फिर सबसे कम महासागर की होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है, मतलब कहाँ पर है? तो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला इससे प्रभावित है, तो यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव सुरक्षा यानी कि बायो सेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित करता है? तो जैव सुरक्षा का कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ पे मंत्रालय पूछा गया, मंत्रालय हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। इस प्रोटोकॉल को अगर हम बात करेंगे तो 29 जनवरी सन 2000 में, ठीक है, 29 जनवरी सन 2000 में पेरिस में जैव विविधता सभा ने अंगीकृत किया था। और 15 मई सन 2000 को कोलंबिया के कार्टाजेना, ठीक है, कार्टाजेना कहाँ है? कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया का शहर है। तो कोलंबिया के कार्टाजेना में इस पर हस्ताक्षर किया गया तथा यह है 11 सितंबर 2003 को जो है क्या हुआ? प्रभावी हुआ। तो तीनों डेट याद रखिएगा। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया था? तो भारत के द्वारा इस पर 23 जनवरी 2001 को, ठीक है, 2001 को भारत के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो ये डेट भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन दिया गया, उसके विषय दिए गए हैं। जो कन्वेंशन है उसके क्या क्या थीम्स है, क्या क्या विषय हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का क्या विषय रहा था? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का विषय है दीर्घ स्थानीय जैव प्रदूषण, यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिनीमाता कन्वेंशन क्या है? तो मिनीमाता रोग जो होता है ये किससे होता है? पारे से होता है, ठीक है, पारद पर आबाध्य कर लिखत, तो ये मिनीमाता कन्वेंशन है। बेसल कन्वेंशन जो है ये क्या है? तो ये खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पारीय संचालन और उनका निपटान करना, ठीक है, तो जो कि यहाँ पर दिया गया है। और रॉटरडैम कन्वेंशन है, ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन और पीड़कनाशी से संबंधित। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है मिलान करना था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला कथन है सूखा एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। दूसरा कथन है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा कथन है भारत जो है आपदा युक्त देश है। चौथा कथन है मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। अब इनमें से चारों कथन में से कौन कौन से कथन सही है? अगर हम देखें तो सूखा जो है एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल ये प्रकृति के द्वारा होता है, कोई मानव नहीं कर सकता या करा सकता, तो सही है। भोपाल गैस जो त्रासदी थी मानव निर्मित थी, बिल्कुल ठीक है। भारत जो है आपदा युक्त देश है, आए दिन आता रहता है, कभी बाढ़ कभी सूखा। मैंग्रोव जो होते हैं ये चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। मैंग्रोव समुद्र के किनारे घने लगे हुए पेड़ होते हैं, मैंग्रोव वन जिसे कहा जाता है। चक्रवात जब उठता है तो इनसे टकराकर उनकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे जो है कम प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव को कम करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा आल, सभी कथन सही है, ठीक है। चलिए एनडीआरएफ के जवान किस बल के लिए जाते हैं? एनडीआरएफ के जवान बताना किस बल के लिए जाते हैं? सेना के लिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए, या फिर राज्य पुलिस या फिर होमगार्ड के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं? यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान की बात करेंगे तो एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से बीएसएफ होते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ होते हैं, सीआईएसएफ होता है, ठीक है, आईटीबीपी होता है और एसएसबी होते हैं, और इसके अलावा असम राइफल जैसे बल शामिल हैं। दशा और स्थिति के आधार पर सूखे के कितने प्रकार होते हैं? तो दशा और स्थिति के आधार पर सूखे को 4 विभागों में, 4 प्रकार में बांटा जाता है। पहला उसमें आ जाता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, ठीक है, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। दूसरा उसमें आ जाता है कृषि सूखा, एग्रीकल्चर सूखा।
तीसरा की अगर बात करेंगे तो उसमें जल विज्ञान आ जाता है, ठीक है, जल विज्ञान संबंधी सूखा। इसके बाद चौथा जो आ जाता है पारिस्थितिक सूखा, ठीक है, पारिस्थितिक सूखा आ जाता है। तो ये 4 प्रकार के सूखा होता है। आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, सही कूट से उत्तर चुनना है। पहला कथन दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है और इसका कारण क्योंकि मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारक हैं। आप इसमें बताना है कि क्या गलत है क्या सही। अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है वह स्वच्छ होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है। जो प्राकृतिक के द्वारा पर्यावरण बनाया गया वह स्वच्छ ही बनाया गया, उसको हम आप गंदा करते हैं। मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारक है, बिल्कुल कारक है, ठीक है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं करता। मानव क्रियाएं जो होती हैं पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है जबकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव क्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उसमें आ जाता है आपका प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा आ जाता है प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा आ जाता है मानवीय प्रदूषण। तो ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रकृति अपनी साइबरनेटिक्स क्षमता के कारण प्राकृतिक रूप से हुए प्रदूषण को आत्मसात करने में सक्षम होता है, परंतु मानव जनित परिवर्तन के कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण अपनी तीव्रता के कारण सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये अंतर है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये हम मनाते हैं 29 जुलाई को। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 2010 में रूस का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ सम्मेलन हुआ था, बाघ सम्मेलन हुआ, ठीक है। बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई या निर्णय लिया गया। 2022 का बाघों की आबादी दुगने करने का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक। तो 2022 की स्थिति के अनुसार बाघों की संख्या भारत में अगर देखा तो 3682 बाघ हैं टोटल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। इसरो की स्थापना सन 1969 में हुआ था। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सत्येंद्र नाथ बोस ने किस सिद्धांत की खोज की जिसे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है, कौन सा सिद्धांत था। इन्होंने जो है बोसान पार्टिकल खोजा था, जिसके लिए इन्हें जो है क्या कहा गया, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस थे, इन्होंने बोसान पार्टिकल की खोज की थी। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी से क्या अर्थ है, ठीक है। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी से अर्थ क्या है ये बताना। डुअल यूज टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये क्या है, ऐसी तकनीक होती है जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता हो, उसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेट सीरीज उपग्रह मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होते हैं। इनसेट सीरीज उपग्रह जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये संचार और मौसम निगरानी से संबंधित है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, अगला प्रश्न है। प्रोजेक्ट 75I का संबंध जो है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाने के से रिलेटेड है, ठीक है, निर्माण से संबंधित है। यह रक्षा मंत्रालय का प्रमुख जो है प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 26 में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी। 1 जनवरी 2026 को उनका नाम है नंदिनी चक्रवर्ती, ठीक है, जिन्हें बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। दिसंबर 2025 में काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये महिला बनी है। इनको भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाए, नंदिनी चक्रवर्ती। जनवरी 2026 में देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई। देश के पहले AI क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा से किया गया। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया। तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है, तो वो है प्रथम राज्य असम। कौन सा है, असम। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उपलक्ष्य किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान ये इसका पर्व जो है ये महमूद गजनवी के द्वारा किए गए पहला हमला जो था 1025-26 में ईस्वी में,
1000 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में 8 से 11 जनवरी के बीच गुजरात में मनाया गया। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जो है महमूद गजनवी के आक्रमण से। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल को सागर द्वीप से जोड़ने के लिए पुल की आधारशिला, किस पुल की आधारशिला रखी गई? जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल को सागर द्वीप से जोड़ने के लिए कौन सी पुल की आधारशिला रखी गई? तो उस पुल का नाम क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगा सागर पुल। आंसर क्या हो जाएगा? गंगा सागर पुल। ठीक है, गंगा सागर पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45, 46 और 50 आपको पाई चार्ट से अध्ययन करना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी इस तरीके से कुछ दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे बताना है रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का दिया है, होंडा मोटरसाइकिल का दिया गया है, बजाज का दिया गया है, टीवीएस का दिया गया है, यामा का दिया गया है, रॉयल इनफील्ड दिया गया, लेकिन इसका परसेंटेज नहीं दिया गया। तो हमें यही निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम सभी का जोड़ लेंगे और 100% ये पूरा हाई है। ठीक है, इनमें से घटा देंगे तो हमें आ जाएगा इसका रॉयल इनफील्ड का। चलिए अगर जोड़ते हैं तो यामा का है 4.2, इसके बाद आता है 13.5 टीवीएस का, फिर आ जाता है 19.2 बजाज, इसके बाद 25.1 आ जाता है आपका होंडा का, और हीरो का आ जाता है आपका 35.3। इन सभी को ऐड करेंगे, इनको ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 97.3% आ जाता है। तो जो बाकी बचा 100 में से इससे घटा देंगे 97.3 को, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2.7। तो यही 2.7% जो है वो किसका हो जाएगा हिस्सेदारी? ये आपका हो जाएगा रॉयल इनफील्ड का। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, इस तरीके से लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि होंडा मोटरसाइकिल एवं स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है? तो होंडा और स्कूटर्स और टीवीएस, यहाँ पे अगर हम देखें तो होंडा और स्कूटर और टीवीएस की कुल हिस्सेदारी तो होंडा की है 25.1, टीवीएस की यहाँ पे अगर देखें तो 13.5, और इसके अलावा आपका आ जाता है टीवीएस के बाद होंडा, टीवीएस और स्कूटर इंडिया। ठीक है, हाँ टीवीएस और स्कूटर इंडिया ये दोनों हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यह आपका आ जाता है 38.6% हिस्सेदारी, जो कि ये आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें किसकी हिस्सेदारी की ये दुगुना है। तो बजाज का कितना है? बजाज का है 19.2%। तो 19 दूना 38, यानी कि ये बजाज का दुगुना हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे इसका बजाज यहाँ पर सही था, बजाज ऑटो हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट। चलिए 48 है कि पाई चार्ट में यामा और हीरो मोटरकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने क्षेत्र का अंश कितना है? तो यामा का अगर हम देखें तो अंश यहाँ पूछा गया है। अंश पूछने के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे, परसेंटेज में दिया गया है। यामा को जो हिस्सेदारी कवर पर घर रहा है 4.2%, इसको अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो 360 में गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 15.12 डिग्री। इसके बाद हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे तो इसका जो परसेंटेज है वो है 35.3%, इसको भी हम डिग्री में चेंज कर देंगे तो 360 से गुणा करेंगे और 100 में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 127.08 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का अंश, तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, बस हमारा अंश प्राप्त हो जाएगा, जो कि हो जाएगा लगभग क्या पूरा हो जाएगा 142.2 डिग्री। ठीक है, 142.2 डिग्री आ जाएगा, 142.2 डिग्री। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट। चलिए 49 आंसर देखते हैं। सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है। ठीक है, तथा शेष को मिलाकर पूल बी में रखा जाता है। तो पूल ए और पूल बी के क्षेत्रफल यानी डिग्री में के बीच लगभग अंतर ज्ञात करिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रॉयल एनफील्ड की हिस्सेदारी कितनी है? निकाला था 2.7%। इसके बाद पूल ए में अगर हम रखते हैं सबसे अधिक वाली हिस्सेदारी 3 कंपनियां तो 35.3 आ जाएगी। इसके बाद एक 25.1 है, फिर इसके बाद एक 19.2 है बजाज की। इन सभी को जोड़ते हैं तो आपका 79.6 आ जाता है। और पूल बी में अगर शेष कंपनियों को रखते हैं तो 2.7 प्लस 4.2 प्लस 13.5 है। तो इन सभी को रखने पर जोड़ने पर 20.4 आ जाता है। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा? तो 79
20.6 माइनस 20.4 डिवाइड, अगर हम इसको अंतर निकालते हैं तो 59.2 आ जाता है। और इसका अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 360 से गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 213.212 डिग्री। 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए। यामा तथा हीरो मोटरकॉर्प के बीच बाजार में हिस्सेदारी परसेंटेज कितना है? तो यामा का है 35.3% और हीरो मोटरकॉर्प का है 4.2%। तो अंतर ही पूछा गया है तो यहाँ पे घटा देंगे, आपका आ जाएगा 31.1%। 31.1% सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 51 से 55 जो दिया गया है ये भी आपको कंपनियां दी गई हैं। प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लाख टन्स बाय 3 कंपनी XYZ ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो 1996 में इतना कवर करती है, 1997, 1998, 1999, 2000 में तीनों कंपनियां इस तरीके से कुछ अपना प्रोडक्शन करती हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कंपनी एक्स के द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन ज्ञात करिए। कंपनी एक्स के द्वारा, अगर हम कंपनी एक्स की बात करेंगे तो ये पहला वाला एक्स है। ठीक है, हर साल एक्स का ये उत्पादन दिया गया है। तो कंपनी एक्स के द्वारा सभी वर्षों में अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1996 में ये 30 लाख टन उत्पादन करता है। 1997 ये पहुंच जाता है इसका 45। फिर 1998 घट के आ जाता है आपका 25। इसके बाद फिर 1999 आ जाता है 50। फिर इसके बाद आता है ये कितना है आपका 40। इन सभी को जोड़ने के आ जाएगा ये आपका 190। तो 190 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1996 और 2000 के दौरान किस कंपनी में उत्पादन आंकड़ों की सबसे कम परास माने कि रेंज दर्ज की? देखें तो तीनों कंपनियों का 1996 से 2000 के मध्य हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं, जो सबसे उच्चतम मान है उनका सबसे निम्नतम मान है उनको हम घटा देंगे तो हमें उनका रेंज पता चल जाएगा। एक्स की रेंज क्या होगी, तो एक्स का सबसे मिनिमम अगर हम सबसे मैक्सिमम अगर एक्स की देखते हैं तो एक्स का सबसे मैक्सिमम क्या है 50। तो 50 हो जाएगा सबसे मैक्सिमम। इसका सबसे मिनिमम कितना है तो 25 है। ठीक है, 25 है तो 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसका रेंज निकल के आ जाएगा, परास निकल के आ जाएगा 25। एक्स का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। इसके बाद हम वाई का परास अगर निकालें तो वाई का सबसे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वाई का भी जो है कितना है 50 सबसे मैक्सिमम। और इसका मिनिमम अगर हम देखें तो कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये है 15। तो एक्स का वाई का जो है सबसे जो है इसका परास कितना आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। इसके बाद जेड का इसी प्रकार अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका मैक्सिमम कितना है, इसका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे है जेड, ये जेड है 45, सबसे ज़्यादा 45 है। ठीक है, इसके बाद सबसे मिनिमम अगर जेड की देखें तो कितना आ जाता है इसका उत्पादन, तो सबसे मिनिमम ये। ठीक है, तो सबसे मिनिमम यहाँ पर अगर हम देखें तो 35 आ जाता है। तो इसका घटाएंगे तो जेड बराबर आ जाता है 10। अब इसमें सबसे परास सबसे कम किसकी है, तो जेड के ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्स का 25 निकल के आएगा, वाई का 35 निकल के आया और जेड का निकल के आया 10। तो इसकी परास जो है 10 आ गई, तो सबसे कम परास 10 की हो जाएगी, जेड की हो जाएगी। तो जेड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निकालेंगे। अगला प्रश्न भी इसी से दिया गया है। दिया गया कि दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा। अब यहाँ पे हमें औसत निकालना है। अगर हम वर्ष 2000 औसत निकालें ग्राफ से तो एक्स का कुल उत्पादन 190 अभी निकाला था, वाई का कुल उत्पादन इसी प्रकार निकालेंगे तो 175 आ जाएगा, निकाल इसी प्रकार जोड़ लेंगे। ठीक है, और जेड का आ जाएगा 190। तो सभी तीनों का उत्पादन अगर इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो 555 आ जाता है। और औसत निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि औसत में क्या होता है जितनी संख्या उतनी से डिवाइड करा जाए। तो ये आ जाएगा 185। अब 185 अगर देखें तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि वाई कंपनी वाई का कुल उत्पादन सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में कम रहा, क्योंकि इसका कितना है 175 है और 185 आया है जो है क्या औसत आया है। तो कंपनी वाई हो जाएगी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वाई कंपनी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, यदि वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई तो उसी वर्ष के लिए उपरोक्त ग्राफ में रिपोर्ट किए गए उत्पादन की तुलना में कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी वर्ष 2000 में अगर हम देखें तो प्रारंभ में कंपनी का कुल उत्पादन कितना है, तो प्रारंभ में कंपनी का कुल उत्पादन वर्ष 2000 में
तो 40, ठीक है, 40 प्लस 50, इसके बाद आता है प्लस 35, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 40 प्लस 50 प्लस 35, ये है आपका 2000 का ये ग्राफ। तो ये इतना आ जाता है। इनको अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 125 आ जाता है कुल उत्पादन। अब एक्स व वाई के उत्पादन में 5% की वृद्धि होने पर कुल उत्पादन, तो 5% की अगर वृद्धि करेंगे तो 40 का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 5% वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार वाई में भी वृद्धि करेंगे तो 50 का हो जाएगा 52.5, इसके पास, और जेड में कोई वृद्धि नहीं करनी है तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 129.5, ये वृद्धि के बाद आ जाता है। तो अब हम वृद्धि कितनी हुई, बढ़ोतरी कितनी किया गया, तो 129.5 माइनस 125 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5 की वृद्धि हुई। 4.5 की वृद्धि हुई कितने पर, 125 पर। इसका हम निकाल लेंगे परसेंटेज वृद्धि, तो यहाँ पे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 9 45, 9 चौक 36, 3.6% आ जाएगा वृद्धि। तो 3.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.6% यहाँ पे दिया गया बी पार्ट में। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 1996 से लेकर 2000 के दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। अब 1996 से 2000 के दौरान कंपनी, अगर हम देखें तो एक्स का कुल औसत उत्पादन कितना, तो एक्स का देखिए कितना आया, 190 आया, पूरा जोड़ेंगे तो कितनी, 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्षों का लिएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स का आ जाएगा 38 औसत उत्पादन। इसी प्रकार 1996 से 2000 के मध्य अगर हम देखें वाई का कुल उत्पादन, वाई का कुल उत्पादन अगर हम सब में जोड़ते हैं तो 175 टोटल आ जाता है, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। और इसी प्रकार जेड का अगर हम निकालें तो जेड का कुल जो है 190, इसका भी है टोटल उत्पादन, 5 से डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो कंपनी एक्स और कंपनी जेड का औसत उत्पादन क्या है, सर्वाधिक रहा है, यानी कि समान है दोनों का। तो इसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका हो जाएगा, एक्स और जेड के दोनों का हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके डीआई के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है। अब हिंदी के क्वेश्चन, औपचारिक पत्र कौन सा नहीं होता, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र क्या औपचारिक होता है, बिल्कुल औपचारिक होता है। अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र क्या है, तो यह भी औपचारिक होता है। अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया पत्र, यह भी औपचारिक होता है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता के द्वारा लिखा गया बधाई पत्र जो है क्या होता है, औपचारिक नहीं होता, ये अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनौपचारिक अंतर्गत आता है वह पत्र जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजा जाता है या ऐसे व्यक्तियों को जो व्यवसायिक जीवन से जुड़े हों, उन्हें औपचारिक कहा जाता है। बाकी जितने सगे संबंधियों को अगर आप पत्र लिखते हो तो अनौपचारिक हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको वर्ण कहते हैं। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या यहाँ पे अगर हम देखें तो 41 हो जाएगी। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के भेदों की अगर बात करेंगे तो संधि के वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण के आधार पर देखा जाए 3 भेद, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि, ठीक है। ये 3 भेद होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा इसमें से गलत है। यहाँ पे तत्सम शब्द की स्वर्ण का सोना तत्सम इसका होता है। जिह्वा का तद्भव जीव होता है। कोयल का कोकिल, कोयल का तद्भव कोकिल होता है क्या, तो गलत हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है। क्षार का खार सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। असंगत बताना, सी ऑप्शन असंगत है। निम्नलिखित में से किस वर्ण किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। ज्योत्सना जो है सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं, तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा का उपवाक्य, ये एक उपवाक्य है जो कि संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, तो अनिल घर आया यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, कामा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, कंगाली में आटा गीला लोगों का सटीक अभिप्राय, इसका अर्थ क्या होगा, कंगाली में आटा गीला,
कंगाली में आटा गीला का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना। यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कष्ट पर कष्ट आना। अगला प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने की बात के अंदर तो कारक चिन्ह जो होता है कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, संपादन के लिए करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा? अनभिज्ञ शब्द का विलोम यहाँ पे बताना है, ठीक है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अभिज्ञ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अभिज्ञ होता है अनभिज्ञ, और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। जो अज्ञ शब्द है इसका विलोम होता है विज्ञ, याद रखिए। इसके अलावा अर्थ का अनर्थ और असीम का ससीम होता है। यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञ। चलिए अब क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, तो यही होती है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस श्रेणी से था? कौन से जनरेशन में कंप्यूटर या कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का संबंध जो है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से। दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी पीढ़ी में इसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। दूसरी पीढ़ी का जो काल था, मतलब उसका काल था 1956 से शुरू होता है, 1963 तक आता है। चलिए मोबाइल के फ़ोन IMEI कोड में ई क्या है? IMEI कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इक्विपमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है के नियरेस्ट नेबर। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में KNN, ठीक है। KNN को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किसमें लेजर तकनीक या लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता? इनमें से दिया गया बार कोड रीडिंग, तो इसमें लेजर का ही इस्तेमाल करते हैं। कटिंग और ड्रिलिंग दिया गया है, माइक्रोवेव ओवन है, फिजियोथेरेपी है। तो यहाँ पे इस्तेमाल जो होता नहीं होता है कटिंग और ड्रिलिंग में नहीं होगा, क्योंकि आइडियन लेजर तकनीक अगर बात करेंगे, माफ़ करिएगा, तो यहाँ पे कटिंग और ड्रिलिंग में भी होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो ओवन में नहीं होता, ठीक है। माइक्रो ओवन में लेजर तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा जो लिस्प को किसने विकसित किया? लिस्प का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका विकास 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। जॉन मैकार्थी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विकास किया था AI के लिए। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट। चलिए कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का फुल फॉर्म क्या है? आईडीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ठीक है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो वो होता है VoIP, ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट टेलीफोनी को भी कहा जाता है इसको, और यह इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पीसी पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन के लिए शॉर्टकट की है MS वर्ड में, वो है Ctrl+D। यहाँ पे आंसर पी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। Alt+F जो है ये इसका उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है, और Ctrl+F है जो इसका इस्तेमाल करा जाता है फाइंड डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है। फाइंड जो डायलॉग्स बॉक्स है उसको ओपन के लिए करा जाता है। Ctrl+I का इस्तेमाल चाइनीज टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, मतलब तिरछा करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दाएं संरेखित इस्तेमाल के लिए Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, प्रमाणीकरण करना। यहाँ पे ए पार्ट है, ठीक है। प्रमाणीकरण क्या है? उपयोगकर्ता की पहचान को पहचानने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। स्प्रेडशीट सिर्फ एक्सेल को कहते हैं, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार जो है उनका नाम है रे टॉमलिंसन। इन्होंने ही किया था, ये माने जाते हैं। 1971 में ARPANET पर पहला इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजा था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित होता है, तो लाइनक्स पर आधारित होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य की बात करें तो 4 होता है। एक इनपुट, फिर स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना, यही 4 होता है। तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आप यूपी स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जनपद कौन सा था? 2011 की जब बात करेंगे, सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। ठीक है, सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का कितना 80.12% साक्षर था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कानपुर नगर आता है। मिलान करना है बांध और नदी दिया गया, यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है ये रिहंद नदी पर बना हुआ। परीक्षा बांध जो है किस नदी पर है? परीक्षा बांध की बात करेंगे तो बेतवा नदी पर है। और एक है गोविंद सागर बांध, ये किस नदी पर है? तो ये शहजाद नदी पर है। और कालागढ़ बांध जो है ये पड़ता है रामगंगा नदी पर। तो इस प्रकार मिलान करने को आ जाएंगे। आपको यहाँ पे मिलान करना है। आंसर इसका एक पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखकों और उनकी कृतियों अथवा रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पे दिया गया है सूरदास अष्टसूर, तो सूरदास ने अष्टसूर लिखा है क्या? यहाँ पे दिया गया महादेवी में ने छड़दा लिखा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक लिखा है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा तिलोत्तमा लिखा गया है, तो बिल्कुल लिखा गया है। गलत कौन सा है? गलत है ए पार्ट। सूरदास ने सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी लिखा हुआ, बाकी सारे सही हैं। ए पार्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? ए पार्ट सही हो जाएगा। चलिए, मुगल साम्राज्य पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो यहाँ पे था वो मराठाओं का था नियंत्रण, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसका था? मराठाओं का था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने पर केंद्रित है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है यहाँ पे पहल चला गया इसके लिए ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। इनमें से कौन सा है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। ये पहल जो है प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने पर केंद्रित है, तो आंसर है डी ऑप्शन। कौशाम्बी किसका हिस्सा है? क्यों, कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है कौशाम्बी? कौशाम्बी जिला जो है प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है, प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसमें 4 जिले हैं। कौशाम्बी हो गया, दूसरा इसमें आता है प्रतापगढ़, तीसरा इसमें आता है खुद प्रयागराज। ठीक है, और चौथा इसमें आ जाता है, अगर हम देखें तो कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। ठीक है, ये 4 जिले जो है आते हैं। और कौशाम्बी जिला प्रयागराज से अलग होकर 1997 को बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है कौशाम्बी जिला का? तो मंझनपुर है। कहाँ पर है? मंझनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदान मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवध सूफी कृति है। किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? चंदान में किस प्रसिद्ध कृति की कहानी है? चंदान की अगर बात करेंगे तो लोरिक और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित जो है कहानी है, जो भारत की सबसे बड़ी ये रचना जो है 14वीं शताब्दी की मानी जाती है और इससे अवधी भाषा में रचित प्रथम सूफी प्रेम काव्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब मुख्य पात्र जो इसमें है, प्रेमी पात्र लोरिक एक ग्वाला है और चंदा जो है राजा की पत्नी है, तो उन्हीं की कहानी है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404। ठीक है, अब भारत की सबसे बड़ी विधायिका है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। अगर देखा जाए तो 403 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत होता है।
किंतु 104वां संविधान संशोधन के पश्चात वर्ष 2020 से लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनयन की प्रणाली समाप्त कर दिया गया। तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें 403 ही रह गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या नानाबदीज होना चाहिए, लेकिन बुक में 404 लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए, जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया, वो प्रदेश कौन सा है? तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कब शुरुआत किया गया है? ये जनवरी में शुरुआत किया गया था 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये अयोध्या में है, अयोध्या जिला में है। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? आईआईटी उत्तर प्रदेश में है आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, रुड़की पड़ता है उत्तराखंड में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति नहीं है? इनमें से तो गोंड होता है, थारू होती है, भील होती है, लेकिन तंगखुल जो जाति ही है अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। फतह शब्द का अर्थ जीत है। ये शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है पारसी भाषा से। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? पारसी भाषा से। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये उत्पादन इसका किया जाता है चिन्हट और मसेलिया में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो होता है कहाँ पर? चिन्हट में इस्तेमाल किया, लखनऊ में पड़ता है चिकनकारी इस्तेमाल, चिन्हट और मसोलिया क्षेत्र लखनऊ में, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ? तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था 3 मार्च 1952 को हुआ था, और तब से लेकर वर्तमान तक कुल 18 बार विधानसभा का गठन हो चुका है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। 18वीं विधानसभा का गठन हुआ था 11 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मिलान करने के लिए। सरस्वती भवन पुस्तकालय किस सन में बना? तो ये बना 1914 में। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है ये 1774 में निर्मित। भारतीय भवन पुस्तकालय जो है ये 1889 में निर्मित है। और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1864 में निर्मित। तो इस प्रकार यहाँ पे मिलान करना था, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो किस नृत्य के बारे में बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है चरकुला नृत्य। ठीक है, जिसमें चरकुला नृत्य जो है मथुरा और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये चरकुला नृत्य के बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। दीवान ए आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई? जो इसमें संगमरमर लगा दीवान ए आम में, ये कहाँ से लाया गया? तो मकराना से लाया गया, राजस्थान के मकराना से। यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का निर्माण कब किया? नीडा का निर्माण हुआ था अप्रैल 1983 में। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी इसका नाम यूपी नीडा हो गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो भी होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।